बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदर। आज 4 जनवरी है, साल 2022। मरीम नवाज और परवेज रशीद की नई गंदी ऑडियो लीक ने हलचल मचा दी है। पाकिस्तान की सियासत और सहाफत किस तरह इखलाकी पस्तियों के अंदर गिर चुकी है, इस हवाले से आम तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखूंगा। फॉरेन फंडिंग केस में नून लीग और पीपल्स पार्टी पीटीआई को फंसाते फंसाते खुद फंस चुके हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में फरक हबीब ने बाजी को पलट कर रख दिया है। आज की होने वाली समाअत का मुख्तसर अहवाल इस वीडियो में पहले आपके सामने रखूंगा और फिर जो गंदी ऑडियो लीक है इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजल रहमान और सहाफियों के तबका मलामतिया ने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ जो सबसे बड़ा ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पर मीडिया के अंदर गुफ्तगू को यूज किया जाता है, वो फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग केस है। और ये तासर दिया जाता है कि जब इस केस का फैसला आएगा तो यकीनी तौर पर पीटीआई की पार्टी भी खत्म हो सकती है, हुकूमत भी खत्म हो सकती है। लेकिन हमने देखा है कि वो स्क्रूटनी कमेटी के हवाले पूरा मामला किया गया। 80-85 समातें हुई, फिर स्क्रूटनी कमेटी ने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर अपनी जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेश कर दी, जिसके अंदर पूरा जो कच्चा चट्टा है, जो तफसीलात हैं, वो तहरीक इंसाफ के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी आ चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो फरक हबीब ने एक केस पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ शुरू किया है, उस केस ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी फंसा दिया है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज इसकी समाअत की है और पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल है असद उमर आमर क्यानी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे और अब असद उमर जो है वो पुरुमीद है। लेकिन दूसरी तरफ जो सिफारिशात हैं स्क्रूटनी कमेटी की वो पूरी तरह पेश कर दी गई है। ये तकरीबन 80 से जायद इसके इजलास हुए। पीटीआई ममनुआ फंडिंग की तहकीकात के लिए स्क्रूटनी कमेटी का आखिरी इजलास 12 अगस्त को हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग पर आखिरी समाअत अप्रैल 2021 में की थी। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने पीटीआई की 2 अरब रुपए से ज्यादा जो मशकूक ट्रांजैक्शन हैं, ममनुआ फंडिंग की ट्रांजैक्शन, ये उनका दावा है। और दूसरी तरफ जो है वो एक और चीज बड़ी, ये 2014 के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया था और आपको इल्म है कि ये अकबर एस बाबर पीटीआई के जो साबक मरकजी रहनुमा है इनका उनके अंदर शुमार होता है। लेकिन आज जो है वो पीटीआई ने ये इस्तदा की है कि चूंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी सेम मामलात हैं, उनके भी जो अकाउंट्स हैं वो आने हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने अकाउंट्स को छुपाया है, तो अगरचे उन्होंने कोशिश तो की है कि पीटीआई फंसे, लेकिन खुद भी वो इस धंधे के अंदर इन्वॉल्व पाए गए और अब उनके जो बैंक अकाउंट्स है वो नहीं मिल रहे। चूंकि केस एक ही नोयत का है, लिहाजा पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो स्क्रूटनी कमेटी ने उनकी रिपोर्ट है वो इकट्ठी आए और फिर उसको पब्लिक किया जाए और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसकी जो बाज़ाब्ता हियरिंग है वो शुरू हो। लेकिन जो इस वक्त पीटीआई का मौकफ है नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से वो मैं आपके सामने रखता हूं। बताया गया कि 28 सफात पर मुश्तमिल मुरतब करता रिपोर्ट में कहा गया कि मुस्लिम लीग नून ने 9 खुफिया अकाउंट्स के जरिए करोड़ों रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर छुपाए हैं और इस्तफसार पर सिर्फ 2 जाहिर किए गए। मुस्लिम लीग नून 62 करोड़ 98 लाख से जायद रकम और अतियात की मद में 45 करोड़ 61 लाख का रिकॉर्ड देने में भी नाकाम रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि नून लीग को मुख्तलिफ डोनर से 27 करोड़ की मुश्तबे ट्रांजैक्शन मौसूल हुई हैं। मोहम्मद हनीफ नामी डोनर के जरिए 4.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई हैं। बामन दास के जरिए 3 करोड़, हाजी आरफ के जरिए 3 करोड़, यूसुफ अब्बास शरीफ के जरिए 6 करोड़, जबकि चौधरी तनवीर के जरिए 10 करोड़ की मुश्तबे ट्रांजैक्शन हुई हैं और तमाम मशकूक ट्रांजैक्शन हबीब बैंक के एक ही अकाउंट में हुई हैं। यहां पर निजी खबर रसां इदारे के मुताबिक पीटीआई की फाइनेंशियल टीम अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अरकान सूबाई असम्बली से 82 लाख रुपए के फंड लिए गए, मगर मुस्लिम लीग नून ने बैंक अकाउंट्स के अंदर इनको जाहिर नहीं किया गया। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने 2013 से 2014 तक 9-14 तक और आगे उनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी इसी तरह खुफिया रखी गई हैं और 9 अकाउंट्स के जरिए 14 करोड़ से जायद रकम वो मुंतकिल की गई है। तो बहुत सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं वो पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी ने छुपाए हैं। तो इस्तदा ये की गई है कि आप तमाम जो केसेस हैं उनको एक ही बार सुने ताकि जो रिपोर्ट्स हैं अभी इसको पब्लिक ना किया जाए। जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है तो उसका मकसद क्या है? क्या कोई खौफ है पीटीआई को? ये तो एक अपनी जगह, लेकिन अगर सिर्फ पीटीआई का जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है वो पब्लिक होती है तो इसका मतलब है कि मीडिया के अंदर एक नई बहस शुरू होगी और फिर 2-4 दिन पीटीआई को रगड़ा लगेगा। इतने में पीपल्स पार्टी नून लीग की रिपोर्ट्स आएंगी, वो और ज्यादा अभाम पैदा करेंगी। लेकिन उस पर आपको इल्म है जो तबका मलामती है सहाफियों का
وہ کوئی نہ کوئی یو ٹرن لے لے گا. تو یہ اصطلاح کی گئی اور اب 18 جنوری تک اس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے اور الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ فریقین کو دینے کی ہدایت کر دی ہے اور تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ کیس دیگر جماعتوں کے اسکروٹنی بھی چل رہی ہے. باقی پارٹیوں کی رپورٹ آ جائے تو ایک ساتھ ہی کیس سنا جائے. کسی کو کیسے روکیں گے کہ رپورٹ پبلک نہ کی جائے. ممبر کمیشن سندھ جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے. تو اب یہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹس ہیں وہ آج مخالف جو پارٹیز ہیں ان کو دے دی ہیں. لیکن خبر جو بڑی آئی ہے وہ آپ کو علم ہے کہ مریم نواز اور پرویز رشید آپ کو علم ہے وزیر اطلاعات ہوتے تھے اور جو سوشل میڈیا اور اصل جو ہینڈلنگ ہوتی تھی وہ مریم نواز کی ہوتی تھی میڈیا کے ساتھ. اور جس طریقے سے صحافیوں کو رشوت دینا خریدنا یہ شریف خاندان کا ایک طرح امتیاز ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ بکاؤ اینکر صحافی وہ چینل وہ ان کی نمک حلالی آپ کو کرتے ہوئے ہر جگہ پر نظر آتے ہیں. ان کی آپ جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں جعلی ٹرانزیکشن ان کے منشی کلرک سارے آپ دیکھ چکے ہیں. اور نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہے لیکن اس کے باوجود اس کا دفاع جس انداز کے ساتھ کیا جاتا ہے اور پھر جو اس ملک کے سابق چیف جسٹس پاکستان کے خلاف تو مہم چلائی جاتی ہے لیکن مجرم کی حمایت کی جاتی ہے. تو اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے آلریڈی 3-4 آڈیو لیک ہو چکی ہیں مریم نواز کی. اور یہ کتنے عجیب لوگ ہیں کہ ایک طرف عمران خان کی حکومت کے حوالے سے اگر کوئی ایشو نہ بھی ہو تو اس کو بنا کر یہ پیش کرتے ہیں اور عمران خان حکومت کے مخالف جتنے لوگ ہیں ان کو روز کوریج دیتے ہیں. لیکن یہاں پر سرعام کہ کس طریقے سے جنگ اور جیو کو خریدا جاتا ہے کس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے یہ سارے ثبوت سامنے آنے کے باوجود بھی ان کو سانپ سونپ جاتا ہے. اور ٹی وی پروگرامز کے اندر وہ اینکر اس پر بات نہیں کرتے. ٹی وی پروگرام کے اندر نہیں تو کم از کم اپنے جو ان کے چینلز ہیں جو یوٹیوب کے بنائے ہوئے ہیں وہاں پر تو جرات کریں. لیکن یہ 2 نمبری منافقت دراصل یہی صحافت اور سیاست کا وہ ایک گٹھ جوڑ ہے جو یہاں پر عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ان کو کوئی چونکہ پوچھنے والا نہیں ہے ان کے ٹیکسز جو ہے وہ بھی پے نہیں ہوتے. اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائیاں عمل میں نہیں لائی جاتی. اب یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ انتہائی گندی آڈیو میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہاں پر گندا کھیل اس کے اندر کھیلا گیا ہے. اب یہاں جو آڈیو لیک ہوئی اور اس کو ARY نے رپورٹ بھی کیا اور چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن جو ہے یہ میں آپ کو اس کی تفصیلات آلریڈی دے چکا ہوں. لیکن اب یہاں پر یہ ذرا رکھتے ہیں مسلم لیگ نون کے کس طریقے سے میڈیا کو ہینڈل کیا جاتا تھا. تو یہ نون لیگ کے دور کی آڈیو ہے جو لیک ہوئی ہے ایک بات تو یہ. لیکن اس کے بعد جن صحافیوں کے ساتھ ان کے تعلق تھے کس طریقے سے انہوں نے ڈسکس کیا کس طرح بھونکنے والے کتے کہا یعنی تجزیہ کاروں کو اور صحافیوں کو. لیکن آپ چونکہ طبقہ ملامتیہ کہ ان دونوں بندوں جن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اس پر بات نہیں کرے گی. تو یعنی بلاول اگر کسی کو کتا کہے تو یہ بالکل خاموش ہے ان کی غیرت نہیں جاگتی. اگر یہاں پر ان کو کہا گیا ارشاد بھٹی اور حسن نثار کو تو یہ بالکل خاموش ہو جائیں گے کیونکہ یہ بکاؤ لوگ ہیں. بکاؤ پھر ہم کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ الزام لگاتے ہیں. بکاؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون لیگ یعنی مریم نواز اور بلاول یہ جتنا بھی ان کی پارٹیز کر لیں تو انہوں نے دم ہلانی ہے. یہ ان کا نظر آتا ہے جو کریکٹر. یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور پرویز رشید کی ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آ گئی ہے جس میں سینئر صحافی حسن نثار اور ارشاد بھٹی پر الزامات لگائیں گے اور سینئر تجزیہ کاروں سے متعلق نازیبا کلمات کا بھی استعمال ہوا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں بھونکنے والا جس طرح انہوں نے کہا ہے. مسلم لیگ نون اور جنگ جیو کے گاٹھ چوٹ سے متعلق مریم نواز کی ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے. مبینہ آڈیو میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ مریم نواز پرویز رشید کو جیو گروپ کو ہدایات دینے پر بات کر رہے ہیں. پرویز رشید کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریکارڈ میں حسن نثار صاحب آپ کو پتہ ہے ہم کو گالیاں دیتے ہیں. ارشاد بھٹی ایڈ کر لیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے گھٹیا گفتگو کرتا ہے. پرویز رشید کا کہنا ہے کہ مدر عباس کی گفتگو ہمارے خلاف ہوتی ہے طنز بھی ہوتی ہے مذاق بھی ہے. باقی کوئی بندہ وہاں نہیں جس کو ہمارا اسپوک پرسن کہا جا سکے. ستار بابر ہے وہ آزادانہ رائے رکھتا ہے. ستار بابر بھی عام طور پر ہمارے بہت حق میں نہیں ہے یہ مریم نواز کہہ رہی ہیں. اور بابر ستار آپ کو علم ہے اس وقت ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج جو ہے وہ اپوائنٹ ہو چکے ہیں اور ان کی جو ٹینیور ہے آپ وہ کنفرم ہو چکے ہیں. نون لیگی رہنما نے مزید کہا ہے کہ حفیظ اللہ نیازی ہمارا نقطہ نظر نہیں دیتا. جس طرح یہ گالیاں دیتے ہیں یہی سلوک وہ عمران خان سے کرتا ہے. حفیظ اللہ نیازی کو ہٹا دیا ہے اس کا کالم بھی بند کر دیا گیا ہے. یہ بڑی زیادتی اور ناانصافی ہے. یعنی ایک بندہ جو عمران خان کا مخالف ہے
वहां पर बैठा हुआ था, चलो किसी को बदतमीजी के साथ जवाब देता था, उसको भी हटा दिया है, तो ये भी हमारा नुकसान है। ये अब चचा और वो भतीजी आपस के अंदर बात कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो में मरियम नवाज ने कहा कि अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले बताओ हटाया क्यों है, जिस पर परवेज रशीद का कहना था कि दरखास्त है बेटी, दरखास्त है, इससे भी बात करें और मीर शकीर से भी बात करें, क्योंकि हमने डायरेक्ट बात करनी होती है ना सेठ से, ये छोटे मोटे से बात ना करें। मरियम नवाज ने नून लीगी रहनुमा से मकालमे में कहा है कि पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं। तो परवेज रशीद का कहना था कि इतना बैलेंस प्रोग्राम होगा, इमरान खान के ऊपर जो चेक था वो खत्म कर दिया, हमारे ऊपर भौंकने वाले बिठा दिए। अब ये भौंकने वाले कहा जा रहा है चूंकि इनको हजम नहीं है ना आजादाना कोई गुफ्तगू करे। अब ये है आजादी इदारे राय के चैंपियन, ये आजादी इदारे राय देते हैं और हामिद मीर और पूरा तबका मलामतिया इनकी आजादी इदारे राय पर बड़ी बगले बजाता है, खुश होता है, जो भौंकने वाले करार दे रहे हैं। लेकिन चूंकि हामिद मीर और ये पसंदीदा है, इनको नहीं कहा, इसलिए ये अब आवाज बुलंद नहीं करेंगे। अब मरियम नवाज की जानब से 2 सहाफियों को इसमें बास्केट देने की बात की गई है कि अब्बू जी ने जो आजरबाईजान से कुछ तहफ लाए हैं ना, वो 2 बंदों को देनी है। एक नुसरत जावेद, ये भी इनका जाती मुलाजम नौकर चाकर टाइप आदमी है। नुसरत जावेद आपको इल्म है कि हर वक्त यानी इसकी जबान लफ्ज किस्म की फजूल बातें करती रहती है। और राना जवाद, ये यहां पर आपको इल्म है कि इसके बड़े आम जिम्मेदार थे, और राना जवाद जो है वो जियो के जो अखबार का ये होता है अंदरूनी खबर ये रखने वाले हैं और यहाँ को हैंडल करने वाले हैं इस्लामाबाद से। तो ये राना जवाद को भी देना है जो डायरेक्टर न्यूज हैं। अब यहाँ उनको भी ये 2 बास्केट तोहफे उनके देने हैं, लेकिन पूछेंगे भी ना अंदर की बात कि ये क्यों आपने इसको हटाया, क्यों है, इसको रखा क्या है। तो मीडिया मैनेजमेंट होती रही, भौंकने वाला कुत्ता भी करार दे दिया, सारी बातें होगी। लेकिन अब बिकाऊ तबका मलामतिया के सहाफियों का आपने करैक्टर देखना है कि इस पर कितने विलाग करते हैं, कितने ट्वीट करते हैं। गरीदा फारूकी, आसमा शरादी और ये पूरा तबका कितनी मजम्मत करती है नून लीग की इन घटिया हरकतों की, चूंकि ये वही दौर है जब सरकारी खर्चों पर हाथ होते रहे, हेलीकॉप्टर के अंदर वो मौजें होती रही जिसमें शहबाज शरीफ की स्पेशल पब्लिसिटी ये कुछ एंकर खवातीन हजरात वो आगे करते रहे। तो जब इतने घटिया सतह पर सहाफत मुल्क की सियासत के साथ गठजोड़ कर ले, तो आप अंदाजा करें ये वो लोग हैं जो हमें भाषण देते हैं रोज के आजादी इदारे राय खतरे में है, सेंसरशिप है, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने खुद अपनी जो सहाफत है अपने जमीरों को बेचकर मरियम नवाज और नवाज शरीफ के कदमों के ऊपर रोल दिया है और बिलावल के कदमों में रोल दिया है। जिस तरह सिंध के अंदर जुल्म हुए हैं सहाफियों पर, अब आपने आवाज नहीं बुलंद की, तो आप इस तरह की सहाफत चलाकर ये वो घटिया नई गंदी जो ऑडियो आई है उसका एक लुब्बे लुबाब है कि किस तरह सहाफियों को मैनेज किया जाता है। अगरचे हर पार्टी अपने तौर पर राब्ते करती है, लेकिन जिस तरह के ये 4थी 5वीं ऑडियो लीक आ रही है और इस पर मुजरमाना खामोशी है सहाफत के इन नाम नहाद ठेकेदारों की, यकीनी तौर पर इनके बिकाऊ होने पर यह मोहर लगाती है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।